अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर तानिया। वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ वीकेंड बस टुडे। जैसा कि हम तमाम दुनिया भर में जानते हैं कि आगे वाले दिनों के अंदर वुमेंस वर्ल्ड इंटरनेशनल डे बनाया जा रहा है, तो उसी के साथ आज के प्रोग्राम में हमारे साथ दो बहुत ही अहम शख्सियात ख़वातीन मौजूद हैं। उनमें से एक हुमा बुखारी साहिबा जो कि इज़ द वाइस चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एंड उनकी के साथ साथ वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो एक जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं और उसके साथ उन्होंने औरतों के लिए बहुत महदूद काम किए हैं। और उसी के साथ ख़वातीन जिसका बहुत ज़्यादा शौक़ रखती हैं कपड़े पहनने का, तो हमारे साथ आज टेलीविज़न प्रोग्राम में फ़ैशन डिज़ाइनर भी मौजूद होंगी। तो हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा और कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हमने बात की कि वुमेंस इंटरनेशनल डे आ रहा है, तो उसी के साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हुमा बुखारी साहिबा। शी हैज़ बीन अ जर्नलिस्ट एंड अ वेरी एक्टिव पर्सन हु हैज़ बीन वर्किंग फॉर लॉट ऑफ वुमेन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और ख़ास करके ऐसे एक अहम मौके पर जहाँ पे वुमेंस वर्ल्ड इंटरनेशनल डे बनाया जा रहा है आगे वाले हफ्ते के अंदर। जानिए, मुझे हमेशा खुशी होती है जब भी बिज़नेस प्लस आना होता है तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है जो मुझे लगता है ना सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ है बल्कि शायद मुल्क के करोड़ों लोगों के दिल की आवाज़ है, जिसको आपको शेयर करने का मौका मिलता है। करोड़ों ख़वातीन की आवाज़ है, बिल्कुल, ख़ास तौर पर। एग्जैक्टली। तो आप मुझे बात बताएं कि हुमा साहिबा, काफ़ी छोटी उम्र से आप इस की तरफ आपकी रुझान रहा है। तो नॉर्मली होता है कि जब हम स्कूल के अंदर होते हैं तो यू आर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट इन द क्लास। बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये जो चीज़ें होती है ना वो बचपन से ही जब हम स्कूलिंग में आ जाते हैं तो किसी न किसी शेप में निकल के आ रही होती हैं। जब हम स्कूल्स में होते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ या तो राइटिंग होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और फिर वक्त के साथ साथ फिर उसको उन सारी चीज़ों को एक एंगल मिलना शुरू हो जाता है कि आपका ज़्यादा रुझान किस तरफ है, और फिर हम उस चीज़ को कैरी करते रहते हैं, डिबेट एंड ऑल दिस थिंग की तरफ। अच्छा, मुझे बात बताएं, फिर आपने कॉलेज लाइफ से जो है वो सोशल वर्किंग के ऊपर काम करना शुरू किया। तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप जो सोशल वर्किंग का शुरू किया वो किस टॉपिक के ऊपर था, किस चीज़ पर था? जो सबसे पहले मैं समझती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें तो एक नेचर में होती हैं, वो आदमी करता रहता है, लेकिन जो सबसे पहला काम मैंने किया जिसको मैं कह सकती हूँ कि एक कलेक्टिव एफर्ट थी और उसमें मैंने और लोगों को भी शामिल किया, वो हमने की थी 10 यतीम लड़कियों की शादियाँ। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, दैट इज़ वेरी नाइस। वो मेरा ख्याल है शायद 19 साल उम्र होगी, तो वो मेरा पहला अचीवमेंट थी आपकी, पहला बड़ा प्रोजेक्ट है ऐसा जिसमें मुझे लगा कि एक मैसेज को इन्वॉल्व करके और हमने एक वो काम किया जिसकी शायद आज भी एक ज़रूरत महसूस होती है, ऐसे घरानों की लड़कियां कि जिनको एक इज़्ज़त से हम कह सकें कि वो अपने नए घर की तरफ उसका आगाज़ कर रही हैं। उसका मकसद ख़तन ये नहीं होता कि उनको बहुत जहेज़ दिया जाए ये सारी चीज़ें, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमारी सुन्नत भी है और जो एक तरीक़ा होना चाहिए कि कोई ना कोई लड़की की तरफ से उसको उन सारी रसूमात को अदा करने के लिए मौजूद रहे, उसकी एक कोशिश की। और मुझे लगता है कि शायद उनकी भी दुआएं होंगी और उन घरों की भी कि उसके बाद जिस काम का भी जब इरादा किया करने का उसमें कामयाबी हुई। माशाल्लाह, वेल सेड। मुझे बात बताएं, फिर वहाँ से रास्ता आपका जर्नलिज्म की तरफ क्या? जी, फिर जर्नलिज्म मैंने शुरू की, मुझे बस एक शौक़ भी था, और मैं कहती हूँ हमारे इस चीज़ की बहुत कमी है कि हम कैरियर काउंसलिंग बच्चों की उस एज में शुरू करें जहाँ हम उसी बात ये डिफ़ाइन कर लें कि इस बच्चे को किस सिमत में आगे बढ़ना है। इस वजह से हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन हम कुछ लेते हैं लेकिन हम आगे जाके अपने लिए कैरियर कोई और चूज़ करते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे यहाँ का। लेकिन बस फिर मैं जर्नलिज्म की तरफ आई, सियासत हमेशा से एक दिलचस्पी रही, समाजियात में रही, ये दो मेरे टॉपिक्स रहे लिखने के हवाले से भी। और मैं समझती हूँ कि जब आदमी सहाफ़त में आता है तो वो इतना कुछ सीखता है कि अगर वो सहाफ़त छोड़ के ज़िंदगी के किसी और शोबे में भी जाना चाहे तो कामयाब रहता है। एक तो सहाफ़त आपको खुद एतमादी देखती है, फिर सबसे बढ़ के पढ़ने की एक आदत होती है, क्योंकि पहले आप इक्विप्ड होंगे तब आप किसी से सवाल कर सकते हैं, तब आप किसी के बारे में लिख सकते हैं, आप राइटअप बना सकते हैं, आपको इंटरव्यूज़ करने हो, आपको कॉलम्स लिखने हो, उसके लिए पहले ख़ुद आपका उन मालूमात तक एक्सेस बहुत ज़रूरी होता है। तो जर्नलिज्म दो तरीक़ों से इक्विप करती है कि आपके सामने जो भी बैठा हो, अगर आप तैयार हैं उससे सवाल जवाब के लिए
तो क्या बात है। और इसी तरह जब आप लिखने पे कमांड हो तो भी एक खुद-एतमादी आती है। वो मुझे लगता है कि फिर सारी ज़िंदगी आपके साथ शामिल रहती है, चाहे आप जो काम करें। मैं उसके बाद एजुकेशन की तरफ आई और सोशल इश्यूज़ पे काम करने की तरफ आई, लेकिन वो जो मैंने जर्नलिज्म में जो कुछ सीखा, जिसको मैं आज भी कैरी करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके साथ कुछ भी है मैं एसोसिएट रहूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहला काम था। और उस वक्त के जो साथी हैं वो आज तक साथ हैं, और मेरे ख्याल में ये एक ऐसी बरादरी होती है जो कुछ भी हो जाए, एक दफ़ा जो उस कबील में शामिल हो जाए उसको अपने से अलग नहीं करते। दैट इज़ वेरी ट्राई, मगर इट्स अ वेरी प्राइड एक्चुअली। मैं समझती हूँ कि एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, और आपका इतना बड़ा नाम है, सब लोग आपको जानते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रही हैं, तो मुझे बात बताएं कि वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स जो आपने अभी तक आपको मिली हो, जहाँ पे आपने अपने को सक्सेसफुल समझा हो, जैसे कि अभी कुछ सूरत हाल और कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी आई हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर सहाफ़त मेरा शोबा रहा, तालीम मेरा शोबा है, लेकिन जो एक काम मुझे लगता है कि मैं कर सकी हूँ, या मैं अब उसमें कई लोगों को शरीक देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो आवाज़ एक उठाई मैंने सार्फी के हुकूक़ के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज वो सारे मीडिया की आवाज़ है, उस पर लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी ऐसी सोसाइटी में जहाँ हमें कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट होते हुए नज़र आते हैं, उसके पीछे 25-30 साल की एफ़र्ट होती है, जब जाके कोई सोसाइटी इस बात से अवेयर होती है कि उसको अपने राइट्स को कैसे हासिल करना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो किस हद तक आपने ये समझा कि जो राइट्स के ऊपर आप काम कर रही हैं वहाँ से ख़वातीन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हों? देखिए, ख़वातीन को तो बेनिफिट्स इस तरह से, अगर हम स्पेशली उस हवाले से देखें तो किसी भी घर में अगर हम हर तरफ के उसको छोड़ भी दें, अगर हम ख़ास तौर पे अशिया खुर्दनोश की बात करें, खाने पीने की चीज़ों के हवाले से, तो जो मिलावट होती है, जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, वो सबसे पहले तो एक औरत का उससे ताल्लुक़ होता है कि वो अपने घर में क्या चीज़ें लेकर आ रही है, उसके किचन में क्या चीज़ें जा रही हैं, वो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ कितनी हैं, और उसका एक मुँह के जायके के लिए वो चीज़ें कितनी हैं। उस बात का एक शऊर यकीनन ख़वातीन में आया कि उनको बार्गेनिंग कैसे करनी है, प्राइस को कैसे देखना है, कि वो कोई चीज़, जैसे प्राइस लिस्ट के बारे में किसी को पता ही नहीं था, वो फिर एक अवेयरनेस हुई कि न सिर्फ आपको कीमतों को देखना है, बल्कि अगर आपको उसमें शिकायत हो तो आपको कहाँ जाके वो शिकायत अपने रजिस्टर कराना है। तो ये अंदाज़ा हुआ कि जब आप इस तरह की एक मुस्तकिल कैंपेन करते हैं और लोगों के जहन को नॉक करते रहते हैं, तो उसका असर ज़रूर होता है। और फिर देखिए, अगर एक घर में किसी मिलावट से पाक चीज़ें हों, उनके अगर खाने पीने की चीज़ें ठीक हो, तो एक नहीं बल्कि कई जानें महफूज रहती हैं। बच्चों की सेहत, जिसको आज हम कहते हैं कि सबसे बड़ा सवालिया निशान गैर मियारी अशिया की वजह से बच्चों की सेहत पे, वो दूर होता है। तो एक औरत का इस बारे में बाशऊर होना कि उसको कौन सी अशिया इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं, ये बहुत हद तक ज़रूरी है। थैंक्स टू द मीडिया एज वेल, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया भी इस वक्त रोल प्ले कर रहा है, उस तरीके से, जैसे हम अभी ऑफ एयर बात कर रहे थे डिस्कशन में, कि शहर की ख़वातीनों को तेज़ समझा जाता है, वहाँ गाँव की ख़वातीन जो है दे आर मोर शार्पर देन अस, क्योंकि वो सारा वक्त प्रोजेक्शन उनका टीवी पर और इसी चीज़ के ऊपर है। तो हम देख रहे हैं कि उसके साथ साथ चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊँ, जितना भी मैं काम कर सकी हूँ स्पेशली कंज्यूमर राइट्स के हवाले से, वो मीडिया के मरून मिन्नत है। अगर मीडिया इन चीज़ों को नहीं सामने लेकर आता, अगर ये मौका ना दिया जाए कि हम चीज़ों को, क्योंकि देखें, कहते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग, जो आपको नज़र आ जाता है फिर आपको उस पर यकीन आ जाता है। वरना इंसान सोचता है कि पता नहीं क्या वजह है कि इसके पीछे पड़ गए या इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो वो फिर एक हकीकत जो है वो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद लोगों के सामने बिल्कुल उनकी नज़रों के सामने होती है, तो उनको कई जजमेंट में आसानी होती है। और इससे सिर्फ शहर की औरत को बिल्कुल सही बात है, फ़ायदा नहीं हुआ। बीटल नट्स, मतलब गुटखा, छालिया, पान के ऊपर आपके, हम पढ़ रहे थे कि आपने उसके ऊपर भी काम किया, तो किस हद तक जो है, क्योंकि ऑब्वियसली मी एज अ डॉक्टर मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया और इंटीरियर सिंध के अंदर और ख़ास करके लोगों को बहुत इसके बारे में एजुकेट किया, क्या आपको लगता है कि अभी तक, मैं तो समझती हूँ इट्स स्टिल देयर? बहुत ज़्यादा। इसमें सबसे ज़्यादा तो देखें, जब गुटके पे सबसे पहले काम किया तो ये एक हुआ कि उस पर पाबंदी लग गई, 144 नाफिज हो गया और उसकी उसका फ़रोख्त उसकी ख़त्म हो गई। लेकिन बात यह कि जब भी किसी इशू के पीछे कोई माफियाज, कार्टेल्स इन्वॉल्व होते हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करने वाले, जिन्हें एक्चुअली उन्हें पकड़ना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए, अगर कहीं ना कहीं हमें वो उसका हिस्सा बने हुए नज़र आते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि किसी बात का शऊर जगाने के बावजूद आप उसको ख़त्म कर पाएँ। उसके लिए सोसाइटी का
कंट्रीब्यूशन, उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गुटखा के लिए इसलिए आसानी है कि आप देखिए कोई बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं, Exactly. कि छोटे छोटे घरों में बनी हुई छोटे छोटे कमरों में ये फैक्ट्रीज चल रही होती हैं, वो ज़्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज़ में होती हैं। हम ये अवेयरनेस बार बार इसीलिए देते हैं कि आपके इलाकों में, आपके मोहल्लों में अगर ऐसे कई कारोबार हो रहे हैं तो खुदारा उसको बंद करवाएं, इसलिए कि उसका सबसे पहला ख़रीदार खुद आपके घर का फ़र्द होगा, खुद आपके घर का बच्चा होगा। और ये बात अब मान लेनी चाहिए कि मेडिकली अप्रूव हो गया है कि जो इसका इस्तेमाल करते हैं उनकी ज़िंदगी को अल्टीमेटली इस हद तक नुकसान होता है कि उसके आगे सिर्फ एक मौत बाकी रह जाती है। तो ज़ाहिर है हमारा काम अवेयरनेस है, लेकिन बात यह है कि नशे की एक ऐसी लत है कि आप उसको जितना लोगों को बता दें, अगर कोई एक दफ़ा उसका शिकार हो गया तो उसको निकलना मुश्किल होता है। तो अवेयरनेस का मकसद ये, हमारा आपका काम यही है कि हम लोगों को सही गलत दिखा दें, उनको बार बार परसू करें कि वो सही की तरफ आएँ, और फिर आगे उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो ख़ुद अपने आप के लिए कितने सिंसियर हैं और कितना अपने आप को वॉलंटियर करते हैं बुरी चीज़ों से दूर रहने के लिए। That is very true। वैसे हम अभी चलेंगे छोटी सी ब्रेक पर, कहीं ना जाइएगा, मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमारे साथ मौजूद होगी बहुत ही खूबसूरत सी फैशन डिज़ाइनर। और मैं यही बात करी थी आपसे कि आजकल कैसे चेंजेस आ रहे हैं और लोगों को बड़ा लॉन का और कपड़ों का एक्साइटमेंट हो रही है। जैसे जैसे समर आना शुरू होता है, खूबसूरत प्रिंट्स पहनने के शौक़ रखते हैं, और आई सपोज़ कि हुमा भी इसको बहुत आई थिंक एंजॉय करेंगी। तो कहीं ना जाइएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम हुमा बुखारी साहिबा के साथ बात कर रहे थे कि हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत सी फैशन डिज़ाइनर हनीशा अली ने ज्वाइन किया, जिनके साथ हम जानेंगे कि कपड़ों के बारे में और ख़वातीन खास करके कपड़ों के बारे में। इस सीज़न में तो बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है, जैसे ही लॉन आती है वैसे ही स्टोर्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं और मैंने सुना है कि कपड़े बड़ी मुश्किल से मिलना शुरू हो जाते हैं। क्या ख्याल है आपका हनीशा इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम तानिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच हनीशा, कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपने कीमती वक्त दिया। सो मच। बताएं मुझे ज़रा कपड़ों के हवाले से बताएं कि आई मीन एज अ फैशन डिज़ाइनर आप मुझे बात बताएं कि जो अभी फ्लो आ रहा है, सिर्फ मैसेजेस आ रहे हैं, लॉन्चेस हो रही हैं, सारी खवातीन लॉन्चेस पर पहुंची हुई हैं और एक एक्साइटमेंट का एक दौर चला हुआ है, एक स्टॉर्म है, शायद कुछ क्रेज़ है, क्या है कि बस वो फैब की लास्ट से स्टार्ट हो गया था लॉन वॉच से। हमारे यहाँ आती भी तो गर्मी ज़रा जल्दी है। एग्जैक्टली और कुछ है, हमारे यहाँ फैशन बहुत जल्दी अडॉप्ट किया जाता है और इटली इतने क्रेज़ी हैं हमारे यहाँ के लोग कि उनको ये होता है कि बस अब हम लॉन में क्या बनाएंगे, क्या इन होगा, कैसा उसमें क्या हम ऐड करेंगे। तो ये है कुछ हमारी ख़वातीन ने हम डिज़ाइनर्स के दिमाग ख़राब कर दिए। Well, I think I should say, Huma, what do you say? We should say thank to some people. I mean, I don't know if I'm allowed to take the names, but thanks to lot of high people जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री को जो है ना एक बूम दिया है। सिर्फ फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप देखेंगे 90s में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्राफ नीचे आ रहा था, बंद हो रही थी। आप अब देखें कि न सिर्फ ये कि दोबारा से उस इंडस्ट्री को बूम आया है, उसमें डेफिनेटली डिज़ाइनर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बल्कि इसकी अफोर्डेबिलिटी भी है। हम शायद कुछ सालों पहले तक ये था कि जी एक ख़ास क्लास उसको ले सकती है, लेकिन अब आप देखें जितनी रेंज है यहाँ पे, उसमें एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी अपना ही शौक़ पूरे कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है, इसलिए कि जो अगले साल सूट पुराने होते हैं वो उनसे जो और हैं उनको बेनिफिट हो जाता है। तो ठीक है। Well, I think this is good। जिस तरह से टाइम बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से हमारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ख़वातीन का रुझान, और मैं समझती हूँ कि वही बात हो रही थी कि फ़ैशन इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने जो है ना इसको बहुत हाइप के साथ और बड़े दिल के साथ मेहनत की, तो आज मैं समझती हूँ पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम है। हुमा, व्हाट डू यू से? और इसमें देखिए सिर्फ एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिज़ाइनर्स, मीडिया, फैशन शोज, आउटलेट्स, और जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। सिर्फ आप सिर्फ अगर ये लॉन और जो विंटर में कलेक्शन आता है अगर वो देखें तो इसे लगता है कि हमने कनेक्टेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इसके साथ बूम दिया है, मॉडल्स को, क्रिएटिव डायरेक्टर्स को। तो एक बहुत कहते हैं ना कि गर्मियों की सौगात अब आम के साथ एक लॉन भी है और दोनों लाजिम है गर्मियों के लिए, उनके बगैर गुजारा नहीं है। वही तो बात है ना कि देखें क्योंकि सीजन जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वही हमने कहा कि आज ऐसा मौका मिला क्योंकि वुमेन इंटरनेशनल डे भी इज़ ऑन हेड विद अस टुमारो, तो क्यों ना हम उस चीज़ के बारे में जो है ना बात करें और लोगों को ज़रा अवेयर करें। तो मुझे बताएं कि आप हरीशा, इतने सारे डिज़ाइनर्स हैं, आई मीन मैं ये समझती हूँ जिसका कोई काम नहीं मिलता क्या वो सैलून्स खोल लेते हैं, वो डिज़ाइनिंग में चले जाते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट?
यार एक्चुअली फॉर फीमेल्स मैं ये बात कहूँगी कि ये तो आपके अंदर से एक होता है, डिज़ाइनिंग, फैशन, ये हमारी फील्ड है, मतलब एक वो हो जाता है, फिर आप इसको फील्ड फॉलो कर लेते हो या सम पीपल किसी और साइड चल जाते हैं। तो मेरे अंदर तो ये एक चीज़ वो बचपन से वो जो कहते हैं ना डिज़ाइनिंग डॉल्स के ड्रेसेस बनाना, लाइक ये हर लड़की में ही होता है। फिर बाद में वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है कि उसमें क्या है। तो मुझे होता था, मैं हमेशा अम्मी को ड्रेस लाती थी, तो जैसे 2 ड्रेस लाई तो मैं उनको कंबाइन करके डिफरेंट कर देती थी उसकी एप्लीकेशन में कि अम्मी ऐसे करवाएं आप, टेलर को ऐसे दें। तो टेलर हमेशा कहता था ये डिज़ाइनर बनेगी, ये मेरा काम ख़राब करवाएगी बड़े होकर। ये एक बहुत पुरानी बात है स्कूल लाइफ की। तो ये कुछ चीज़ें आपके अंदर से होती हैं जो बाद में बाय द टाइम निकल कर आती हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे तो कोई वो कंपटीशन नहीं था, या अल्लाह का शुक्र है मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था, कोई अर्निंग वाला सीन नहीं था, लेकिन ये मेरा शौक था, बहुत मुझे क्रेज़ था। और स्पेशली जिस तरह अभी आपने बात की कि इतनी महंगे डिज़ाइनर्स, अब तो ये रेप्लिकाज और समथिंग आने लगे हैं, कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। तो आज से 3-4 साल पहले जब एक क्रेज़ था ब्रांड्स का, तो उस वक्त मुझे होता था कि यार ये लोग बना सकते हैं तो व्हाई नॉट वी आर, हम लोग क्यों नहीं इसको क्रिएट। कॉपी करना गलत है लेकिन उसको क्रिएट तो हम कर सकते हैं ना, करके कुछ थोड़ा सा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। या अगर आप ब्रांड से ड्रेस उठा लाते हो तो उसमें भी ये होता है कि ये तो सभी पहनते हैं, इसको भी कुछ आप चेंज कर सकते हो। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो हमेशा ही ब्रांड मांगते हैं, तो वो ब्रांड्स के सूट ला कर कहते हैं यार अनीशा इसको कुछ कर दो और डिफरेंट कर दो, या ऐसे ऐसे उठा लिया। स्टिच शर्ट्स भी मैं उसको फिर कुछ चेंजिंग कर देती हूँ ना। तो बहुत मज़े का काम होता है, बहुत मज़ा आता है, और इट्स नॉट अबाउट मनी ना, मुझे बस एक सेल्फ इंटरेस्ट है। That's amazing. तो हुमा, let's talk about it. Tell me one thing, how do you feel about it? And कि कपड़ों का तो हर किसी को शौक है. How about your interest? बहुत ज़्यादा। और मैं कहती हूँ औरत को अल्लाह ताला ने एक क्रिएटिव माइंड के साथ पैदा किया। उसको तो आप किसी काम में लगा दें ना, उसके अंदर से वो क्रिएटिविटी नहीं जाती। वो चाहे खाना पकाना हो, चाहे तैयार होना हो, आप देखिए ना ये बनाओ सिंगार, ये सारी चीज़ें औरत की शख्सियत का हिस्सा तो हैं। और मैं समझती हूँ कि हर औरत को इसमें दिलचस्पी लेनी भी चाहिए। हाँ, हम बिल्कुल किसी भी डिसेप्टिव मार्केटिंग को, किसी रेप्लिकास को तो डेफिनेटली ना सिर्फ सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि इससे जो नुकसान होता है का जो एक्चुअली जेन्युइन वर्क है उस तरफ ज़रूर आना चाहिए। और इतना ब्रिलियंट हमारे यहाँ का एक पूरा सोसाइटी का मैं देखती हूँ मिक्सचर है। अगर हम ओरिजिनल काम भी करना चाहें तो बहुत अच्छा है। और आप देखें इनसे हटके भी हमारे यहाँ सबसे आसानी है, पाकिस्तान इतना फॉर्चुनेट मुल्क है कि जो खाना चाहें वो एक गरीब भी खा सकते हैं, अमीर भी, जो पहनना चाहें वो एक गरीब भी पहन सकते हैं, अमीर भी। इतनी वाइड रेंज बहुत कम मुल्कों में अवेलेबल होती है किसी भी चीज़ की। तो हमारे यहाँ ये बात है कि हर त्यौहार के लिए औरतों को आप देखें, बच्चियों को, वो माशाल्लाह तैयार रहती हैं। दैट हमारे ब्रेन के अंदर ना वी हैव गॉट ग्लैंड्स, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। एक किसी साइंटिस्ट ने ही जस्ट रोट समथिंग एंड ही सेड कि औरतों के दिमाग का 70% हिस्सा क्या है, जूते और बैग और कपड़े। इनमें से ये 3 चीज़ें हैं जो औरतों के एक दिमाग का हिस्सा है। जब उनको दिया, और 30% दिमाग बिल्कुल अलग है, दैट कुड बी रिलेटेड टू कुकिंग और मे बी हाउस होल्ड थिंग्स एंड सब, बट ये 30% उनके दिमाग में आता है। नहीं मगर तानिया आप देखो, अगर आपको कपड़ों का शौक है ना तो आपको घर साफ रखने का भी शौक होगा, आपको अपना कमरा साफ रखने का भी शौक होगा, आपको वो बेडशीट से भी दिलचस्पी होगी, आपको ये होगा कि जी आपका फिर जो डाइनिंग टेबल है वो भी खूबसूरत नजर आए, आप जो खाना निकाल रहे हो चाहे सिंपल हो लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। ये ऐसा नहीं होता कि जी हम ये कहें कि अच्छा जी इनको सिर्फ अपने ये जो कहते हैं ना कि चीज़ों को अच्छी तरह से पेश करना, ये एक नेचर का हिस्सा होता है। अगर ये आपके नेचर में तो आप हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढते हैं। वैसे हुमा, मैंने बहुत सारी ऐसी भी ख़वातीन देखी है, यार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, आई मीन लेट मी टेल यू, जो कि बहुत सारी चीज़ें करते हैं मगर घर के अंदर उनका वो इसलिए कि वो एडॉप्ट करते हैं। हाँ। उनके अंदर नहीं होता, उनको इसलिए करना होता है कि आपने किया है तो मुझे करना है और मैंने किया है तो इनको करना है। तो वो जो किसी चीज़ को कंसीव करना होता है ना, अगर वो आपके अंदर ना हो हाँ। तो फिर आप ये करते हैं कि आप दूसरों को देख के कॉपी तो कर लेंगे लेकिन उसका जो सेंस होता है वो आपके अंदर कहीं डेवलप नहीं हो पाता। तो आप बज़ाहिर जैसे भी नज़र आए लेकिन जब भी कोई आपको इन डेप्थ देखेगा तो वो जो शख्सियत को मरूब करती है जो चीज़ें, वो फिर नहीं होगा। एक फॉर टाइम बिंग तो शायद कोई इंस्पायर हो जाए किसी से, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी हम किसी पे कोई तासुर ढूंढें छोड़ें तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी एंगल्स हैं और जहाँ जहाँ भी
आपका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन नज़र आता है, तो वो एक इमेज ज़रूर जहन पे रहना चाहिए। दैट इज़ वेरी ट्रू। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं कि आप अपने कपड़े ज़्यादातर एग्जीबिशन करती हैं या आपका आउटलेट होता है? हाँ, एक्चुअली मेरा होम बेस्ड बुटीक है और ऑनलाइन भी सर्विसेज हैं जिसमें हम लोग एग्जीबिशंस भी करते हैं। थोड़ा सा जिस तरह आप काम करती हैं, थोड़ा मैं भी इस तरह हूँ कि मैं ऐसी फ़ीमेल्स जो होम बेस्ड जिनके बुटीक्स होते हैं उनको फ्री एग्जिबिट करवा कर देती हूँ। आई एम ऑर्गेनाइज़र टू। तो मैं उसको, जैसे लास्ट वुमेंस डे हुआ था तो मैंने दादू में जाकर उसको एग्जिबिट करवाया था उन फीमेल्स को जो कभी मीडिया पर नहीं आई। विद मीडिया मैं मीडियाज़ को वहाँ इनवाइट किया और लोगों को अवेयरनेस किया कि यार ये भी फ़ीमेल हैं, कि हम लोग चले, हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स हैं हमारी, सारा गांव सब इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब है अब। नहीं, एक्चुअली वो होता है ना कि उन लोगों में एक सेंस नहीं होता, तो हमने बाकायदा इसके वर्कशॉप्स भी दिया। होता है हर चीज़ आजकल सब यूज़ करें, उनको एक बाकायदा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने करके दिया कि यार डिज़ाइनर्स ये नहीं कि हम ही बन सकते हैं, आप में से भी कोई हमसे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइनर बन सकता है। तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की गांव की औरत के हाथ में तो जो हुनर है। अगर आप मुझे बात है, मैं आपको अपनी चादर दिखाती हूँ मेरे अंदर बिल्कुल में पड़ी हुई, लुक एट दैट चादर, सो ब्यूटीफुली डन। आई मीन हुनर के साथ काम करना, वो गज बनाना और ये सब चीज़ें करना, आप उन्हीं चीज़ों को लेकर हमारे जो मॉडर्न डिजाइनर्स हैं उनको सारी चीज़ें कॉपी कर रहे हैं। हमारी जो अजरक है, अजरक से ज़्यादा खूबसूरत प्रिंट आज तक मैं कहती हूँ इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स बना सकें। हम उसी अजरक को जब पहनते हैं वो कितनी खूबसूरत लगती है, एक ज़रा सी लेस लगाकर या ज़रा सी शीशा लगाकर। तो लाइक हमारा तो खुद इतना, हाँ अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इतना अच्छा कल्चर है, इतना अच्छा ट्रेडिशन है कि हम उसको बहुत मोटिवेट। तो मुझे एक बात बताएं कि व्हाट इज समथिंग डिफरेंट दैट यू वांट टू डू? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप मुख्तलिफ है, जो आप तमाम डिज़ाइनरों से हटकर करना चाहती हैं? कोई इस तरह की चीज़ जो वाकई में लोगों को बहुत अपील करे, कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी। आपको एक बात बताएं, जो कंप्लीट डिफरेंट वाली बात है ना, लोगों में हमारे अडॉप्शन बहुत है। उनको ये होता है कि यार ये इन है तो यही पहनना है, इवन वो सूट करे या ना करे ना, लोगों में ये चीज़ क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। अगर हम श्योर भी करें ना नहीं यहाँ पर सूट नहीं कर रहा, लेकिन अडॉप्शन एक ऐसी बीमारी है हमारे मुल्क में ना, और वो कॉपी जिसे कहते हैं कि नहीं आप वही सेम वही पहनना है, वही करना है, तो ये चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे तो बहुत सारे एज डिज़ाइनर हमारे पास होते हैं कि नहीं यार हम ये कर लें, या अगर बहुत से लोग हैं वो लेंथ पहनते हैं, उन पर सूट नहीं कर रही, लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो जब लॉन्ग शर्ट्स चली तो वो लॉन्ग लेंथ पहनी। रिसर्च, यू नो व्हाट रिसर्च इज कि शॉर्ट हाइटेड पीपल शुड वेयर सर्टेन लेंथ क्लोथ्स एंड टॉल हाइटेड पीपल विद कलर, स्लिमनेस एंड फ्लावरी प्रिंट्स या स्ट्राइप्स। यू नो आई कीप रीडिंग अबाउट ऑल दीस थिंग्स ऑल द टाइम। स्क्वायर्स, पोल्का डॉट्स, फ्लावर्स, व्हाट विल मेक यू स्मॉल। तो ये सारी चीजें एक्चुअली सेंस इज ऑल इन द हैंड ऑफ डिजाइनर टू एक्सप्लेन इट टू देम। आई थिंक जिस तरह रोल बढ़ता जा रहा है। हुमा, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बहुत दिनों से मेरे जहन में बात चल रही थी, और क्योंकि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि आप इतनी एक्टिव मेंबर है वुमेन सोसाइटी की, उसके साथ एक सवाल करना चाह रही थी कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे खाना डेली बेस के ऊपर बन रहा होता है। व्हेन आई आस्क्ड देम कि यू नो व्हाट डू यू डू विद द फूड जो बच जाता है, दे से वी थ्रो इट। क्या भी आप लोगों ने सोचा है कि उसके ऊपर कोई काम किया जाए कि वो खाना फेंकवाया नहीं जाए और हमारी गरीब आवाम को जो है वो पहुंचा दिया जाए जिनको ज़रूरत है? ये मैं आपको बताऊं, जिसने भी ये जवाब दिया कि वो फेंक देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और स्पेशली जिनके कमर्शियल वेंचर्स हों वो तो ये बिल्कुल ही नहीं करते। होता ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि बड़ी बड़ी इवन होटल्स वो खाना प्रिजर्व करती हैं, और जो खाना बच जाता है फिर वो वहीं से वो चला जाता है छोटी रेस्टोरेंट्स में, या जो आपको ठेले नज़र आते हैं रोड साइड पे, उनको वो फ़रोख्त कर दिया जाता है, और फिर वहाँ से वो प्रॉफिट मिलता है, या वो जिन दामों में ख़रीदते हैं फिर वो आगे उसको बेचते हैं। खरीदना क्यों है? व्हाई सेल इट? ज़ाहिर है उनका एक वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, रेस्टोरेंट है, तो वो अपने यहाँ से बचा हुआ खाना, अव्वल तो देखें जो खाना रेस्टोरेंट्स में तैयार होता है वो होता ही उतना ही कि जो ख़त्म हो जाए और उसके बाद उनके डीप फ्रीजर्स में चला जाता है। ये स्टेटमेंट वो इसलिए देते हैं कि ये बताएं कि नहीं जी हमारे यहाँ फ्रेश कुक्ड फूड है और हमारे यहाँ कोई चीज़ फ्रीज़ नहीं की जाती। ऐसा नहीं है, कोई फ्रीजिंग एंड डीफ्रॉस्टिंग इज सो हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। बिल्कुल, तो वो करते हैं, वो उसको फ्रीज़ करते हैं। हाँ, इवन जो शादी ब्याह में जो खाना बच जाता है और उसमें जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो भी सारा बजाय होना तो ये चाहिए कि जो बच गया है वो कहीं यतीम खाने में या किसी जगह दे दिया जाए। लेकिन क्या करें, जब आपके जहन में हर बात हर चीज़ से एक मुनाफा कमाना लिखा हो तो फिर ये भी देखा गया है और हमने देखा है ये कि वो खाना फिर वापस देगों में डाल के और वो
जो छोटी छोटी जगह होती हैं वहाँ पर भेजा जाता है और फिर वहाँ से वो सस्ते दामों लोग ख़रीदते हैं और उसको खाते हैं। लेकिन ये कि फेंकने का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। हाँ, होना ये चाहिए कि जो चीज़ बच गई है वो किसी गरीब के खुराक का हिस्सा बन जाए, लेकिन वो उस तरफ शायद अभी तक वो लोग नहीं आए जिनको ये होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी किसी तरह से कम ना हो। लेकिन अदरवाइज़ खैर हमारे यहाँ फिलंथ्रॉपी बहुत होती है। आप देखती हैं इतने दस्तरखान जो हैं वो मुफ्त दस्तरखान की लोगों को एक सहूलत मैसर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा शहर ज़रूर है कि जहाँ बहुत कम लोग भूखे सोते होंगे, या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस कौम को और फिलंथ्रॉपी की तरफ लेके जाए। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को इतना सखी दिल अल्लाह ताला ने ज़रूर बनाया है कि अगर कोई ये चाहे कि वो घर से निकल के कहीं अपने लिए खुराक तलाश करे तो उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक वैसे आप सही कह रही हैं, देखिए ना जगह मिल जाती है। आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है और काम है। हम एक पैमाने पर और एक छोटे दायरे में काम कर रहे हैं, मगर उस दायरे के अंदर आके ना बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो जब डेली बेसिस में मुलाकात होती है ना तो उनसे यही जानने का मिलता है कि नहीं है। तो फिर मैं आई यूज़ माई ओन माइंड बाय थिंकिंग व्हाई इज़ द सोर्सेज कि यहाँ इतनी सारी हमारे पास रिसोर्सेज हैं जहाँ से इन गरीब लोगों को मिला जा सकता है। जहाँ हमने शादी की बात की, शादी के तो खाने के पैसे उसी आदमी ने दिए ना जिसने हाँ, उसको पता भी नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, वो खुद अगर इस चीज़ को पहले से इम्प्लीमेंट कर दे कि कि ये ऐसा हो जाए तो नहीं, उनको तो पता भी नहीं होता कि वो जो खाना बचा है वो फरोख्त हो रहा है। ये जिन्होंने बुक कराए हुए होते हैं हॉल, उन्हें तो नहीं मालूम होता। लेकिन ये जो बाकी इंसामियाँ होती है, जो वेटर्स होते हैं, उनको ये पता होता है कि अच्छा जी इतने लोग हैं, इतना खर्च होगा, इतना बच जाएगा। एक बिज़नेस में वह उनको पहले से एक चीज़ को वो देख तो लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि जी चलो इससे हम अपना एक कारोबार शुरू करते हैं। तो वो भी एक एंगल नज़र आता है। लेकिन ये भी एक एंगल नज़र आता है कि अक्सर रेस्टोरेंट्स हुए हैं कि जहाँ से आप बाहर निकले तो सामने कई गरीब बैठे होते हैं, तो वो निकलने वाला ज़रूर उनके खाने का पैसा दे के होटल में और फिर वो जाता है और इस तरह कई लोगों के लिए खुराक का बंदोबस्त हो जाता है। तो हमें सोसाइटी में ख़ास तौर पे खाने पीने के हवाले से दोनों लोग नज़र आते हैं। और ये भी नज़र आता है कि एक तरफ खुदा तरसी भी है, ये भी नज़र आता है कि एक तरफ कोई एक पैसे का मुनाफा छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए ना कुछ चीज़ें ऐसी जैसे आप जैसे लोग जो है ना वो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों के दिमाग तक जा सकते हैं। जहाँ आप इतने बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं, एजुकेट कर रही हैं लोगों को, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि बेरोज़गारी, चोरी, जो हम नेटवर्क देख रहे हैं ना बुराई का, जो हम इतने सारे प्रोग्राम्स टीवी पे देख रहे होते हैं, तो हम अगर एनालाइज करें कि इनकी बेसिकली ग्रास रूट कहाँ से, तो ग्रास रूट यहीं से उठकर आ रही है। लेकिन तानिया मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी, ख़ास तौर पे जो जराइम की शरह बढ़ रही है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह भूख नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वजह वो कंपटीशन है जिसमें सोसाइटी ने अपने आप को डाल दिया है। मुझे वही कपड़े पहनने जो इन्होंने पहने हैं, मुझे वही मोबाइल फ़ोन रखना है जो इसने रखा है, मेरे पास साइकिल क्यों है, मेरे पास बाइक होनी चाहिए, मैं बस में क्यों हूँ, मेरे पास साइकिल होनी चाहिए। ये जो एक दौड़ है ना, इसने जराइम को बहुत ज़्यादा वो किया। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो एक सादगी होनी चाहिए ज़िंदगी में, और जो हमारे मज़हब में भी है कि एक आपका परसेंटेज जो आपकी इनकम है उससे निकल के जो गरीबों में जाना चाहिए, अगर वो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर हमारे यहाँ जराइम की शरह बहुत कम हो जाए। और फिर हम ये जो सोसाइटीज़ का क्लासेस का फ़र्क नज़र आता है ना, वो हम इतना ज़्यादा नहीं देखें। नोट किया क्लास, कौन सी क्लास रह गई है? Do you have noticed that? मिडिल क्लास बीच में से खत्म हो गई है, बिल्कुल सिर्फ गरीब रह गए या अमीर रह गए। ये बिल्कुल ही एक बहुत ही सफाई तौर से खत्म नजर आती है। बहुत खराब होता है किसी सोसाइटी के लिए, इसलिए कि मिडिल क्लास का अपना ही कंट्रीब्यूशन है। ये वाइट कॉलर एक तबका है कि जो जॉब्स पे होते हैं, लेकिन उनको अगर आगे की तरफ बढ़ना चाहें तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो रास्ते हैं जो शायद अदरवाइज़ ठीक ना हो, और उधर से ना हो तो जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उसकी वजह से एक आप फिर गुर्बत की लाइन टच करने लगते हैं। तो ये तो है कि जब सोसाइटी का जस्टिस ख़त्म होगा तो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ राइट, दैट्स व्हाट वी आर सीइंग एक्चुअली। वही हम चाहते हैं ना कि इस तरह की चीज़ें अगर इम्प्रूव हों तो आगे हमारा माशरा एक सही मुकाम पर पहुंच जाएगा। ज़रूरत ही नहीं है ये करने की कि हम किसी के खाने का ख्याल, कपड़े का ख्याल करें। बस हम उस चीज़ का ख्याल कर लें कि जो हमारी अर्निंग है उसमें से एक परसेंटेज जो हमारे ऊपर लाजिम है कि वो हम दें ज़कात की सूरत में, सदक़ात की सूरत में, ताकि वो उसके काम आए जिसके अर्निंग के ज़रिए अल्लाह ताला ने शायद हमारे ज़रियों में ही छुपा के रखे हुए हैं। तो फिर सोसाइटी में से हमें कई बुराइयां ख़त्म होती हुई नज़र आ जाएगी। लोगों को समझ भी है उस हवाले से ना। मुझे एक बात बताएं कि समझ में हमें सब आता है, इम्प्लीमेंट करने का वक्त होता है। बस जो हमारे अपने इंटरेस्ट में होता है उसको हम जल्दी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जिसमें बज़ाहिर हमें नहीं नज़र आता लेकिन इनडायरेक्टली भी फ़ायदा हमारा है।
क्राइम बढ़ेगा तो उसका शिकार कल को हम होंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कोई अगर किसी सोसाइटी में गुस्सा पैदा होता है तो वो आपके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ज्यादती करके हम बच सकते हैं, हमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो उसके गिर्द फंसना ही है। तो क्यों ना हम सोसाइटी में जो एक जस्टिस है एक नेचर की तरफ से हम उसको इम्प्लीमेंट करें। मुझे एक बात बताएं कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को आप चला रही हैं, तो उसमें मुझे एक बात अहम है कि ख़वातीन की नौकरियां, ख़वातीन काम करें। अब तो वो रुझान काफ़ी पिछले से 10-15 साल में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, ख़वातीन बहुत काम की तरफ जा रही हैं, काम करना शुरू हो गई। तो इसमें आपको क्या आउटपुट नज़र आ रहा है? बहुत ज़्यादा। देखें, एक तो अब मेरिट बेस हो गया, आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें हायर एजुकेशन पे आपको ज़्यादातर जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो लड़कियां नज़र आएंगी। ख़ानदानों में जिनके यहाँ शायद एक जनरेशन पहले तक पढ़ाई का इतना रिवाज ना हो, वहाँ पे है। गांव की औरत आपको एम्पावर नज़र आएगी, अपने लिए आवाज़ उठाती हुई नज़र आएगी। तो ये तो एक बेहतर तब्दीली। और देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है ना वो अब मेरिट पे, क्योंकि जितना सख्त कॉम्पिटिशन है, वो जो एक बात थी कि जी सिफारिशें और ये सारी चीज़ें वो किसी हद तक तो हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरिट काउंट होती है। और कुछ भी आप कहें, देखिए मुझे ये महसूस होता है कि हमारी सोसाइटी में औरत की एक रिस्पेक्ट है, एक एहतराम है, जो हमें शायद दूसरी सोसाइटीज़ में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। हमारे औरत सिक्योर है, औरत को दिए जाते हैं मौके जहाँ भी वो अपने आप को प्रूव कर सके। तो जहाँ कुछ ख़राबियाँ हैं वहाँ जो हमारे अंदर एक अच्छाई भी है उसको भी हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, ताकि एक हेल्दी माशरा दुनिया के सामने आए। वो माशरा जहाँ सिर्फ ज़बानी औरत की इज़्ज़त नहीं है, बल्कि हर जगह पे आप मुझे बताएं ना कोई ऐसी फील्ड जहाँ पे अगर किसी औरत ने काम किया और उसको दुनिया भर में उजागर ना किया गया। हमारी सोसाइटी हमारे पास मिल रहा है, वो रिवॉर्ड भी मिल रहा है। और इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी आप देखें किसी भी फील्ड में तो पाकिस्तानी औरत का नाम ज़रूर नज़र आएगा। तो वो जो तासुर था कि औरत को आगे नहीं बढ़ना दिया जाता, वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जा रहा है। वेरी ट्रू। ये तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ख़वातीन जो हैं वो जोज़ो जब्सों के साथ काम कर रही हैं। और ख़ास करके जहाँ बात आती है मेरिट पर, तो मेरी यही उम्मीद है, क्योंकि अभी भी लोगों की बहुत शिकायतें हैं कि मेरिट पर चीज़ें नहीं होती, मगर आइंदे आगे आने वाले वक्त में जो हारते हैं वो कहते हैं कि बेईमानी है। ऐसा नहीं है, अब मेरिट को बहरहाल फोकस दी जाती है, किया जा रहा है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कि हमारे पास ज़रा एक एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर भी बात हो रही है, तो आप किस हद तक समझती हैं कि हमें एजुकेशन को भी थोड़ा प्रमोट करना चाहिए लोगों में, ख़वातीन में? हाँ एग्जैक्टली, हमें करना चाहिए। लेकिन वही बात कि हम लोग फिर रोते हैं कि सिस्टम और गवर्नमेंट ये वो, हम लोगों में अवेयरनेस है, लाइक हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही बात कि हम आम आवाम बहुत कुछ नहीं कर सकते। हमें ऊपर से भी यही, जैसे अभी खानों की बात हो रही थी, अभी जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे यहाँ जैसे हम बाहर मुल्क जाते हैं, मेरा काफ़ी टाइम सऊदीया में गुजरा, तो वहाँ क्या होता है जब रात होती है, लंच के बाद क्लोजिंग होती है, तो एक पूरी टीम आती है जो खाने चेक करती है और बाहर डस्टबिन में डाल के चली जाती है। हमारे यहाँ तो ये कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी हम आवाम किसी होटल में जाकर करें तो वो तो एक्ट लगा देगा, तो कोई चोर आ गया हमारे खाने खोल के। हमारे ये सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा जो है कमियां हैं। हमारे अंदर अवेयरनेस है, हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर वालों को भी चाहिए कि उस चीज़ को थोड़ा सा कंसर्न करें, हमारा थोड़ा साथ दें। लाइक चाहे वो अल्लाह ताला है क्योंकि हमारा सिस्टम तो ऊपर से ही चल रहा है ना, लाइक गवर्नमेंट पे। फिर हम कहते हैं हम एज एनजीओ के सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाता है। क्योंकि मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं देती, मैं समझती जब तक इंसान खुद अंदरूनी तौर से सही नहीं है तो किसी और को मशवरा ना दे सही होने का। क्योंकि अब तो हमारे पास मीडिया, हम इसको लेकर हर चीज़ जो है वो ले आते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ये ख़राबियाँ, ये मसाइल हैं, और कोशिश भी हल की जाती है, लेकिन वही बात है कि आम आवाम एक हद तक ही उन चीज़ों को सॉल्यूशन कर सकती है। अच्छा, मैं एक और बात कहती हूँ, देखिए टाइम कंस्ट्रेंट्स, सो वी विल जस्ट टेक अ मैसेज क्विकली फ्रॉम यू। वो ये कि हमें इसको हम मैसेज ही बना देते हैं कि देखिए अगर हमें अपने राइट्स के लिए, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद सबसे पहले आगे बढ़ना है। जब हम अपना ख्याल रखेंगे तो माशरा खुद ब खुद एक दूसरे का ख्याल रखेगा। वाकई में इससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और ख़ास करके ख़वातीन को बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज जानने का मौका भी मिला होगा। और मैं तमाम ख़वातीनों से यही कहूँगी कि जो इस वक्त पढ़ रही हैं लड़कियाँ और जो आगे काम करना चाहती हैं, वो बढ़ चढ़ के काम करें, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो एक घर से समझे कि उनके बच्चों को लेकर आगे चल रही होती है, तो वो एक माशरा बना रही होती हैं। टिल देन, डॉक्टर तानिया साइन साहब अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज़।